हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अपघटन। अपघटन की मैंने आपको परिभाषा बताई थी और उसमें मैंने कुछ आपको विशेषताएं बताई थी कि ये अभिक्रियाएं कैसे होती हैं, ऊष्माशोषी होती हैं और इनमें ताप, ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत की आवश्यकता होती है। तो इसमें मैं आपको बताऊँगा कि ऊष्मा की कैसे आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे कि हम लोग चूना में चूना पत्थर देखा होगा आप लोगों ने। जैसे हम मार्केट से ख़रीद के लेकर आते हैं चूना पत्थर, जिसको बोलते हैं हम कलई। तो उसको क्या करते हैं हम लोग, किसी बर्तन में या मटके अटके में किसी में डाल देते हैं पोतने के लिए दीवारों को। तो उसमें हम डालते हैं तो उसमें क्या होता है, खौलाहट आने लगती है। देखिए उसमें ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। तो इससे देखिए अपघटन हो जाता है। वह उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि देखिए मैंने ये उदाहरण लिखा है, तो आप लोग देख सकते हो। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है यानी चूना पत्थर। तो चूना पत्थर ऊष्मा अपघटन होने लगता है तब, जबकि हमें किसी बर्तन में डालते हैं, उसमें वाटर डालने पर खौलाहट होने लगती है। तो देखिए यहाँ पर चूना अलग हो जाता है और इसमें से क्या निकल कि भाप से निकलने लगती है। तो हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। और जब हम उसे दीवारों को पोतते हैं तो उसमें क्या वाइट सा शाइनिंग आने लगती है। तो दीवार में शाइनिंग किस कारण आने लगती है? वो आने लगती है कैल्शियम ऑक्साइड के कारण, यानी चूना के कारण। तो ये तो गया ऊष्मा देने पर। अब है विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन कैसे होता है, देखिए आप लोगों को तभी समझ में आएगा जब आप शुरू से वीडियो को वॉच करोगे। तो देखिए मैंने इसके लिए प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है। जैसे कि मैथ की हो गई प्लेलिस्ट, साइंस की हो गई, बायोलॉजी की हो गई। तो इस तरीके की प्लेलिस्ट हैं। और आपको मेरा चैनल तो मालूम ही है किस कैटेगरी का है और क्या इसमें टॉपिक्स बताता हूँ मैं आपको। तो आपको शुरू से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो देखिए अब मैं आपको बताता, ऊष्मा तो आपको बता दिया है कि ऊष्मा में किस प्रकार से अपघटन होता है। आप जानते हैं प्रकाश का। तो प्रकाश का कैसे होता है? प्रकाश की रासायनिक अपघटन के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है पौधों पर, तो पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और यह जल ग्रहण करते हैं तो क्या है, ग्लूकोज बनाते हैं, यानी क्या बनाते हैं, भोज्य पदार्थ बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो उनमें भी क्या हो रहा है, अपघटन हो रहा है। जैसे कि एक साइड वो है कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और दूसरी साइड क्या, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। तो ये होता है अपघटन। ओके, तो इसके लिए मैं आपको ये उदाहरण बताता हूँ, उदाहरण लिख देता हूँ मैं। इसका मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सूत्रों द्वारा लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड और 6H2O यानी जल। ग्लूकोज का सूत्र ये होता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो ये अपघटन हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ विद्युत धारा अपघटन रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है। परिभाषा भी है इसकी। जैसे किसी विद्युत अपघटन अम्ल, क्षार अथवा लवण के जलीय विलयन या उसके गतिज अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका अपघटन हो जाता है। जैसे कि विलय है, जैसे जल में क्या मिला हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला हुआ है जल में। तो उसमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण देखिए, ये है जल और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये हो जाता है हाइड्रोजन, ये है ऑक्सीजन। तो इतना हो गया हमारा क्लियर। तो अब जानते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा अवशोषित होती है, यानी अवशोषित का मतलब होता है ज़रूरत होती है, उसको बोलते हैं अब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, लिखते हैं नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन O2। तो इन दोनों का प्लस करके, जैसे कि इसमें ऊष्मा देंगे तो हमें एक क्या प्राप्त होगा, एक नया उत्पाद प्राप्त होगा, जैसे कि बोलते हैं हम नाइट्रेट ऑक्साइड। इसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रेट ऑक्साइड। इसमें क्या दी हमने, ऊष्मा दी। तो सिंपल सी इसकी परिभाषा है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसके फलस्वरूप ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है।
ओके, इतना क्लियर होगा। एक उदाहरण आपको याद कर लेना है, जैसे कि सिंपल उदाहरण बता रहा हूँ मैं आपको, ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि उदाहरण सबसे ज़्यादा लिखने आते हैं, उसके आधे नंबर मिलते हैं। अब जानते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। तो इसकी परिभाषा जानते हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसके फलस्वरूप ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ऊष्माशोषी में क्या है, ऊष्मा में ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसमें क्या है, उत्सर्जित होती है यानी निकलती है, मुक्त होती है। तो ऊष्माशोषी जैसे उदाहरण C+O2 यानी कार्बन+O2, तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे उदाहरण है कार्बन+O2। तो यहाँ पर क्या है, ऊष्मा देने पर हमें क्या प्राप्त होगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। श्वसन रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कि श्वसन भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी यानी निकलती हुई ऊष्मा। हमें जीने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के दौरान भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। चावल, आलू, ब्रेड, रोटी आदि का जब ये पाचन आसन हो जाता है तो इसमें से क्या निकलती है, अंदर ही अंदर ऊष्मा निकलती है। तो यहाँ पर उदाहरण में लिखेंगे जैसे कि ये है ग्लूकोज और ये है ऑक्सीजन। अब जानते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। वे अभिक्रिया हैं जिनमें किसी यौगिक के एक परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर अन्य परमाणु या परमाणु का समूह जोड़ दिया जाता है, प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसकी एक और परिभाषा है, एक और परिभाषा बताता हूँ, जो आपको सरल लगे वो आप लर्न कर सकते हो। एक और परिभाषा है, जिस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व पर अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापन कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका मतलब होता है, जैसे कि कोई पदार्थ है, जैसे कि जिंक, कॉपर, सल्फेट, ये जो पदार्थ होते हैं ये इनमें भी क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखता हूँ मैं जिंक, Gn, जिंक प्लस CuSO यानी कॉपर सल्फेट और बराबर। अब देखिए कैसे करेंगे, ये जैसे मैंने एक उदाहरण लिख लिया है, तो यहाँ पर है जिंक प्लस कॉपर और यहाँ पर लिखा हुआ है सल्फेट। ये है सल्फेट, ये है कॉपर और सल्फेट मैंने साथ साथ में रखा है, ठीक है। ये समीकरण है एक। अब देखिए इसको विस्थापन अभिक्रिया कैसे परिवर्तित करेंगे। देखिए सबसे पहले इनमें देखेंगे हम लोग सबसे कम क्रियाशील कौन सा वाला है पदार्थ तत्व, तो है इसमें जिंक, Gn। सोडियम को प्रस्तुत करते हैं Na से। तो इसकी वीडियो मैंने आपको बनाकर रखी है किस प्रकार से, और ये लाइन बाय लाइन से बताए गए हैं। इन लाइन बाय लाइन से याद करना होता है और उसी के अकॉर्डिंग इनका पता चलता है कि कौन क्रियाशील ज़्यादा है। तो जिंक जैसे कम क्रियाशील है तो जिंक का आपको सबसे नीचे मिलेगा, जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील रहेगा वो सबसे ऊपर लिखा रहता है। ये मैंने आपको वीडियो बनाकर रखी है, उसमें मैंने आपको बताया है किसको किससे परिवर्तित करते हैं। तो देखिए इसमें सबसे कम क्रियाशील है जिंक। हम लिखेंगे जिंक के पहले क्रियाशील कौन सा है, सल्फेट यानी SO4। इसी के साथ लिखेंगे। समीकरण हमारा ऐसे ही होना चाहिए कि एक तत्व जो है हमारा प्लस में अलग होना चाहिए, एक तत्व जो है इस प्रकार से होना चाहिए। तो एक तत्व तो हमारा ये बन गया इस प्रकार से, ठीक है। तो जिंक है सबसे कम क्रियाशील, फिर उसके बाद है सल्फेट। सल्फेट जिंक से ज़्यादा है और सल्फेट से ज़्यादा क्या है, कॉपर है क्रियाशील, तो हमने कॉपर को यहाँ लिख दिया। तो इस प्रकार से ये बन गया, एक उदाहरण हो गया किसका, विस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल हो गया ये विस्थापन अभिक्रिया का। अवक्षेपण अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप कोई अभिलेय पदार्थ यानी जो पदार्थ है अभिलेय यानी बिना मिक्स किया हुआ पदार्थ अवक्षेप उत्पन्न
होता है, जिसमें अपक्षेप उत्पन्न होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये सिंपल सा परिभाषा हो गई इसकी। तथा अभिलेय पदार्थ अपक्षेप कहलाता है। जो अभिलेय पदार्थ है, जैसे कोई पदार्थ है उसको हम मिक्स करते हैं तो मिलता नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम लोग अपक्षेप पदार्थ। अपक्षेप पदार्थ में वो पदार्थ आते हैं जो अविलेय होते हैं, जो घुलते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं, तो उसको बोलते हैं अपक्षेप पदार्थ। अब जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया का चौथा प्रकार है द्विविस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया के जैसा ही होता है द्विविस्थापन। तो इसी की मैं टॉपिक में बात करेंगे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। जब अम्ल तथा क्षारक जलीय अविलयन में अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि HCl यानी यह है अम्ल प्लस हाइड्रोजन क्लोरीन क्या है? एक अम्ल है, और यहाँ पर हो जाएगा सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा क्षारक। करके देखो अब क्या बनेगा, N यानी सोडियम क्लोरीन प्लस H2O। तो देखिए HCl को मिक्स किया, इसको और इसको, यानी सोडियम और ऑक्सीजन हाइड्रोजन को, यानी ये इसको बोलते हैं क्षारक और अम्ल। क्षारक और अम्ल को प्लस करते हैं तो हमें प्राप्त होता है लवण और जल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।